संधि की परिभाषा। दो वर्ण के आपस में मेल को संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उसमें परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, यू। जो वर्ण के साथ में स्वर मिला है वो स्वर संधि हो गया, है ना, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। वर्णों के साथ में पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, यानी कै के साथ में कौन सा स्वर जुड़ा था? अ। इसी प्रकार स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भी 8 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, स्वरूप, परूप, प्रकृति आदि। अब सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है कि जब दो समान स्वर मिलते हैं। दो स्वर समान कौन से हो गए? ए प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ प्लस उ। ये स्वर समान है ना, दोनों एक जैसे ही है, चाहे छोटा है या फिर बड़ा है ना। तो ये जब आपस में जुड़ते हैं तब दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। मैं में क्या जुड़ा था? आस्वर। विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस आलय, आ। तो यानी जो दो स्वर समान जुड़े हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर है गुण। जो अलग अलग स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वर को मेल से जो तीसरा भिन्न स्वर बनता है उसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ई इजिकल टू ए हो जाता है ना। उ प्लस उ इजिकल टू ओ, आ प्लस उ ओ। तो यानी ये तीसरा स्वर हो गया। जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, ए हो गया। क्या जुड़ा इसमें? ई, इसमें ई, इसमें उ, इसमें भी उ। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। गगन प्लस उधर्मी, गणगोधर। तो इस प्रकार। फिर है वृद्धि। अब वृद्धि संधि क्या होती है? ए या आ के साथ में या ए से जो मेल, ए के मेल से जो बनते हैं, है ना, या ए या आ के साथ में या आओ के मेल से जो ओ बनता है। जैसे ए प्लस ए इजिकल टू आई हो जाता है और ए प्लस ए इजिकल टू ए होता है। ए प्लस ओ इजिकल टू ओ, तो ए प्लस औ इजिकल टू औ। यानी जो ये स्वर है इनके साथ में जो जुड़ता है तो उसका दीर्घ हो जाता है और बढ़ के वो वृद्धि संधि हो जाती है ना, इनका वृद्धि हो गई उसकी। जैसे एक प्लस एकम, सा प्लस ईशा, परम प्लस ओज, तंडुल प्लस ओदन, दे प्लस ओदार्यम। तो ये हो गया। तथा प्लस एव, तथेव। देव प्लस ईश्वर, देवेश्वरम। महा प्लस ओषधि, महोषधि। फिर बात करते हैं हम यण संधि। यण संधि क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ या फिर ई उ ए रे ले के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमश य व र ल आदेश हो जाता है। जब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ई उ, ये दीर्घ स्वर होता है ना, ई उ, ये सारे, इसके बाद में कोई असमान स्वर आता है जैसे ई उ, इनके बाद में, तो वो उसकी जगह क्या हो जाता है? य व र ल। जैसे ए, ई प्लस ए, ठीक है। ई के बाद में क्या आ गया? अ स्वर आ गया, तो क्या हो गया? य। उ के प्लस बाद में ए आ गया, व। री के प्लस में ए, र। ल के बाद ए, ल। ई के बाद अ। यानी दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ, है ना, ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर है। इसके बाद में अ आ जाता है तो वहाँ पे य व र ल हो जाता है। र प्लस र, उ प्लस व। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। मधु प्लस हरि, मध्वारी। पित्त प्लस आदेश, पित्रादेश। कट प्लस इति, कर्ति। इसी प्रकार अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? ए प्लस ए इजिकल टू ओ वर्ग पश्चात कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर अय आय अव हो जाता है। ये आपको याद रखने होंगे कि कौन से स्वर के बाद में कौन सा स्वर आएगा तो क्या स्वर बनता है वहाँ पे, है ना। अब ए प्लस स्वर अय, ओ प्लस स्वर अव, ए प्लस स्वर अव, ओ प्लस स्वर अव। जैसे ने प्लस अनम, नयनम। पो प्लस अनम, पवनम। गे प्लस अग, गायक है। गो प्लस आवक है, पावक है। इसी प्रकार आपको ये सारे स्वरों को ध्यान रखना होगा। हर संधि में स्वर को ही ध्यान रखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्वर को किस स्वर के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा शब्द, है ना। फिर है व्यंजन कि एक व्यंजन, अब व्यंजन भी जानते हो आप क्या होते हैं, क्या गणना, ये सारे व्यंजन है। तो एक व्यंजन एक दूसरे व्यंजन के स्थान से जो मेल होने वाले परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश, जगदीश। व्यंजन संधि के भेद, इसके भी कितने भेद होते हैं? 5। शतु, जशत, चतर,
और अनुस्वर। पहले बात करते हैं शैच्युत संधि, यानी से तथा त वर्ग तो थ द ध न, ये क्या होंगे? व्यंजन होंगे। इसके पहले या बाद में श या च वर्ग च छ ज ज ण त थ द ध न, ये शब्द के बाद में श या च वर्ग च छ ज ण आए तो स का श, त का वर्ग का च वर्ग हो जाता है। यानी इस वर्ण के बाद में, इस व्यंजन के बाद में ये व्यंजन आते हैं तो वहाँ पर स का श, त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। अब ये सारे क्या हैं? व्यंजन है। अब जैसे रामस प्लस च रामश्च, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, सत प्लस चित संचित, उत प्लस जल उज्ज्वल, है ना। अब है षटुत्व, इसमें भी क्या होता है? स तथा त वर्ण के स्थान पर श या ट ठ ड ण में से कोई भी वर्ण आए तो वहाँ पे भी इस वर्ग का त थ द ध न या ट वर्ग ट ठ ड ण हो जाता है। यानी इन वर्णों के बाद में ये वर्ण आए तो ये वर्ण हो जाएगा। जैसे दुष्ट प्लस दुष्ट, पुष्ट प्लस पुष्ट, हर्ष प्लस कपण, उष्ट प्लस उष्ट, तत् प्लस टीका तट्टिका, राम प्लस टम राष्ट्रम। इसी प्रकार जशत्व में भी ये हो जाएगा कि जिस शब्द के बाद में कोई स्थित वर्ग प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी वर्ण का उसी प्रकार का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे वर्ण प्रथम द्वितीय तृतीय स्वर आता है, जैसे जगत प्लस जगदीश, अज प्लतन तज्जन, वाक प्लस दानम दाग। संधि में क्या करना है आपको? ये शब्द स्वर बंधन याद करना है। फिर है चतर, किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण में जब किसी के वर्ण का पहला दूसरा शेषण आए तो उसमें भी इस चीज का हो जाएगा। अब जैसे उत प्लस उत्पन्न, सत प्लस कार सत्का, सिद्ध प्लस दि सिद्धि। इसी प्रकार अनुस्वर में जो ऊपर डॉट लगता है वो अनुस्वर से होता है। पद के अंत में म यानी म होता है उसे अनुस्वर हो जाता है। व्यंजन वर्ण के बाद भी जो स्वर आए, वर्ण आए तो उसका अनुस्वर नहीं होगा। जैसे गुरुम प्लस नमती गुरुमंती, गुरु नमंती, सत्यम प्लस सत्यमत, हरिम वंदे हरिवंदे, धर्मचर धर्मचर। इसी प्रकार विसर्ग जो दो डॉट होते हैं वो विसर्ग कहलाते हैं। उसके स्थान पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग का संधि कहा तब विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे राम प्लस च रामश्च। प्रमुख विसर्ग संधियों का वर्णन नीचे किया जा रहा है। सत्य विसर्ग संधि विसर्जन विसर्ग के अंत में वर्ग प्रथम द्वितीय वर्णाशय में जो विसर्ग आएगा उसे यदि विसर्ग स्थान हो जाएगा और उस स्थान पर ये जो वर्ग वर्ण है वो उसके स्थान पर उसके बाद में आ जाएंगे। जैसे राम प्लस च रामश्च, राम तिष्ठति, धनुटंकार, है ना। यानी और फिर है विसर्ग संधि, वाशरी विसर्ग के बाद ये शब्द आए तो ये स दोनों हुए, विसर्ग और स दोनों ही होते हैं। जैसे रामशेते रामशेते, नष्ट पष्ट नवष्ट। उस तष्ट में यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद में वर्ण का तीसरा वर्ण आए तो ये वर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे नृपति, आप उदाहरण ये भी दिया है। रुद्र में विसर्ग के बाद ये छोड़ के आई को छोड़ के जो भी स्वर आए उसके बाद में इस वर्ग में पांचवा वर्ग ये अलग हो जाता है। तो उसमें आयुर्वेद और निधनम निर्धनम वर्ग। आपको क्या करना है? संधि में जो मेन संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, है ना, ये तीन संधि आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम में इनमें से ज़्यादा आता है। और वैसे आप जो मैंने आपको जो जितना ये वर्क बताया है सारा, ये आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद बस आपको ये करना है कि कौन से स्वर के बाद कौन सा स्वर आएगा तो कौन सी संधि बनेगी। और व्यंजन संधि क्या होती है? स्वर और व्यंजन में तो अंतर है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन संधि में सारे व्यंजन में कौन सी व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है तो क्या शब्द बन जाता है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये तीन संधि अच्छे से याद कर लेना।